हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वह है भारत के विदेश नीति में क्या जो अद्यतन जो चेंजेस हैं वो क्या हैं भारत की विदेश नीति में। और यही नहीं, भारत के विदेश नीति में हाल के दिनों में क्या संशोधन हुए हैं, क्या सुधार हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, भारत की विदेश नीति, भारत खुद दुनिया के लगभग 1/6 हिस्से को, जो भारत की आबादी है वह दुनिया का लगभग 1/6 हिस्सा भारत में रहता है, दुनिया की आबादी का। और 1/6 हिस्से का मतलब अगर आप इसको परसेंट में डिवाइड करें तो लगभग 16.5% के आसपास, 16.5-17% के आसपास बैठता है। यानी कि दुनिया के सारी आबादी का, पॉपुलेशन का 17.5%। आज का जो हमारा टॉपिक है, बताते चलें, एक बार मेंशन कर दें आपको। भारत की विदेश नीति में समकालीन परिवर्तन, यानी कि हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या भारत की विदेश नीति ने पिछले एक दशक में कोई बड़े परिवर्तन लिए हैं, क्या मेजर परिवर्तन हुए हैं इसमें। विश्व व्यवस्था बदल रही है, वैश्विक चुनौतियां बदल रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। ऐसे तमाम जो फैक्टर्स हैं वो दुनिया के शक्ति संबंध को प्रभावित कर रहे हैं, वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे प्रभावित कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, जो खुद दुनिया का एकमात्र महाशक्ति, यूनिपोलर वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, यूएसए, जो कई बार यूएसए के प्रेसिडेंट्स ने, विशेष रूप से रोनाल्ड रीगन ने जब आह्वान किया था 80 के दशक में कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कैसा वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, अमेरिका के हितों के अनुरूप होगा। यहीं से यूनिपोलर वर्ल्ड की पृष्ठभूमि शुरू हुई थी। और 1991 में जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ तो लगभग ये स्टैब्लिश हो गया कि दुनिया यूनिपोलर हो गई है। यानी यूनिपोलर का मतलब एक ध्रुवी हो गई है। दुनिया में शक्ति का एक ही केंद्र रह गया था, अमेरिका। लेकिन जल्दी ही आपने देखा कि सोवियत संघ के विखंडन से जो गैप आया था उसको भरने के लिए चाइना की शक्ति बड़ी तेजी से भरी, और आज चाइना न केवल अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है बल्कि लगभग पैरेलल आके खड़ा हो गया है। लेकिन पिछले एक दशक से जो विश्व व्यवस्था परिवर्तित हो रही है उसमें खुद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका में बेरोजगारी 7% के आसपास पहुंची है। चाइना अपनी अर्थव्यवस्था में लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? इसलिए लड़ रहा है कि चाइना में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वह घट गई है। चाइना ने जो सख्त पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी 80 के दशक में अपनाई, सख्त वन चाइल्ड की पॉलिसी जो अपनाई, आज स्थिति यह है कि चाइना की फर्टिलिटी रेट, जो उसके सर्वाइविंग रेट है, उससे काफी नीचे चली गई है। और इसका परिणाम यह है कि जो नौजवान वर्किंग पॉपुलेशन होती है वह घट गई है। यही पॉपुलेशन, जो नौजवान पॉपुलेशन होती है, यही किसी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। आज चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, दुनिया के तमाम देश इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इसका सीधा प्रभाव दिख रहा है। ऐसे में भारत दुनिया की सबसे बड़ी संभावना का देश है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, और खाली सिर्फ आबादी नहीं, इस आबादी में भी वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, वह भारत के पास है। भारत विगत
एक दो दशकों में अपने जो परंपरागत भारत की छवि थी उसको तोड़ के एक नई भूमिका के लिए बड़ा तेजी से आगे भी बढ़ा है। भारत आज एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, एक वैश्विक शक्ति के रूप में बड़ा तेजी से उभर के आ रहा है। आज हम यह जानेंगे कि भारत के विदेश नीति में प्रमुख परिवर्तन क्या दृष्टिगोचर होते हैं, क्या नजर आते हैं। तो कुछ प्रमुख परिवर्तनों की बात करते हैं। भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। पहली बात जो हम करेंगे वह तमाम जो विदेश नीति और राजनीति विज्ञान के जानकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो जानकार हैं, वह करते हैं कि भारत अब संतुलनकारी की भूमिका से निकल के नेतृत्वकारी की भूमिका में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा शब्द पे। पहले भारत तो कहते थे संतुलनकारी भूमिका, इससे हट के भारत कहां आ रहा है, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में। कैसे आप कहेंगे कि संतुलनकारी की भूमिका से निकल के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि पहले जब जब विवाद उत्पन्न होते थे या जब जब असहज करने की स्थिति आती थी तो भारत उसे बैलेंस करने की कोशिश करता था। लेकिन आज भारत ने एक कमजोर राष्ट्र की जो छवि थी उसको पीछे छोड़ दिया है और आगे बढ़ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अब ये दुनिया का नेतृत्व कैसे कर रहा है, इसके तमाम उदाहरण आपके सामने, छोटे छोटे उदाहरण मैं देता हूं। भारत ने विगत दिनों लगभग 11 अरब डॉलर, 11 बिलियन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। और इस 11 बिलियन डॉलर के सॉफ्ट लोन में अपने पुरानी परंपरा के उन देशों को, विशेष रूप से कैरेबियाई देश, फिजी और तमाम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन तमाम देशों में लगभग 195 ऋण की योजनाएं भारत में, 11 बिलियन डॉलर से लगभग 195 ऋण योजनाएं भारत ने लागू की और तमाम छोटे बड़े नीडी देशों को भारत ने यह उपलब्ध कराया है। इसके माध्यम से भारत एक अग्रणी भूमिका में आ रहा है और एक सकारात्मक भूमिका में आ रहा है, जहां एक अच्छा कनेक्ट भी हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जहां भारत को जरूरत है वहां तमाम ऐसे राष्ट्रों का समर्थन भी मिल रहा है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम यह हुआ कि अभी विगत दिनों जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में यह प्रश्न आया कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और सुरक्षा परिषद का विस्तार किस ग्राउंड पे किया जाए, तो इस पर वोटिंग हुई। वोटिंग में जो मुख्य प्रस्तावक थे उसमें भारत भी एक था, जिसने किस प्रस्ताव का समर्थन किया? टेक्स्ट आधारित समझौते, टेक्स्ट आधारित जो टेक्स समझौता था कि अब तक जो टेक्स समझौते हुए हैं, इस टेक्स समझौते के आधार पर आकलन किया जाए कि कौन सी देश की दावेदारी अच्छी बनेगी। तो इस टेक्स समझौता आधारित जो प्रस्ताव लाया गया, इसमें भारत विशेष रूप से एक्टिव था और इस प्रस्ताव में भारत की जीत हुई क्योंकि भारत की दावेदारी इस प्रस्ताव पे सुरक्षा परिषद के विस्तार में सबसे मजबूत बनती है। तो यह समर्थन कहां से मिला? इन्हीं सब प्रयासों के माध्यम से जो यहां हम लोग चर्चा कर रहे थे। दूसरी बात, भारत अगर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, उसको वीटो पावर चाहिए, तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का 2/3 सपोर्ट भारत को चाहिए और उस 2/3 सपोर्ट को हासिल करने में इस तरह की योजनाएं बहुत कारगर साबित होंगी। तो यह एक बिग परिवर्तन है। तो भारत संतुलनकर्ता की भूमिका से नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ रहा है।
विगत एक दशक में विशेष रूप से अगर हम बात करें, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुए इस देश के, तो मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने दुनिया के तमाम विकसित देशों के मंच पे न्यूयॉर्क में, जब जो विकसित देशों की और जो फॉर्च्यून कंपनियां थी, इनके सीईओज थे, इनकी बैठक में जब एड्रेस कर रहे थे, तो भारत के फॉरेन पॉलिसी और आगे की दृष्टि को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक्सप्लोर करने के लिए 3D की संभावना आपके पास है। 3D 3D में क्या कहा मोदी जी ने? 3D का मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब जो जनसांख्यिकीय लाभ है, भारत की जो पॉपुलेशन है और वर्किंग पॉपुलेशन का जो लाभ है, वह दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र और बड़ी बड़ी कंपनियां ले सकती हैं। आप आइए, भारत में निवेश करिए और ये लाभ लीजिए। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा, डेमोक्रेसी का, आप भारत में जब आएंगे, काम करेंगे, तो भारत की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वह आपके काम करने में सहूलियत प्रदान करेगी। यहां तानाशाही व्यवस्था नहीं है, कहा नहीं उन्होंने, लेकिन इशारे इशारे में उन्होंने चीन की तरफ इंगित किया कि आप वहां जाते हैं जहां डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, वहां तो एक तरह का निरंकुशवादी शासन है। तो भारत जैसे डेमोक्रेसी में आप आइए, आपका स्वागत है, जहां सबके अधिकारों की रक्षा की जाती है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और तीसरा उन्होंने क्या कहा? डी से कहा डिमांड। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा डिमांड अगर कहीं है तो वह भारत में है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के इस प्रस्ताव ने दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को और तमाम विकसित देशों को आकर्षित किया। आज मोबाइल फोन की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में लग रही है, स्टैब्लिश हो रही है। तमाम नए नए इन्वेस्ट भारत में आए हैं और इसी का परिणाम है कि भारत का फॉरेन रिजर्व आज बढ़ के लगभग 700 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच गया है। कभी स्ट्रगलिंग हुआ करता था फॉरेन रिजर्व इंडिया का। तो ये तो विकसित देशों के साथ संवाद करने, उनको आकर्षित करने के लिए भारत ने 3D, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3D की पॉलिसी रखी। जो भारत के नेबर्स हैं, उन नेबर्स के साथ भारत कैसे मोदी जी ने कनेक्ट किया? इन नेबर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए मोदी जी ने कहा कि भारत के विदेश, आपको याद होगा जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी में पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। तो जो पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको भारत बुलाने का उद्देश्य यही था कि हम ये अपने जो नेबर्स हैं और जो छोटे छोटे और अन्य देश हैं, इनके साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करें, स्टेब्लिश करें। इस संदर्भ में उन्होंने 5 पिलर्स की बात की कि भारत की जो विदेश नीति है उसके 5 पिलर्स हैं। क्या 5 पिलर्स उन्होंने कहा? 5 पिलर्स की बात की। 5 पिलर्स क्या क्या है? कहा संवाद, फिर सुरक्षा, फिर परस्पर सम्मान, फिर समृद्धि, और 5वां संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता। अब ये जो 5 पिलर हैं, यह कई तरीके से इन छोटे छोटे देशों को जोड़ने का तरीका है। आज भारत एक मार्केट ही नहीं है, आज भारत दुनिया के तमाम छोटे छोटे देशों में निवेश भी कर रहा है। आज भारत निवेश करता भी है, व्यापार भी कर रहा है, और ऐसे में व्यापार करने के लिए मार्केट चाहिए। अपनी मार्केट तो है ही। आज पूरी दुनिया जब रिसेशन से, यानी कि आर्थिक मंदी से लड़ रही है, तो भारत में आर्थिक मंदी क्यों नहीं आई? विगत दिनों यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे अभी 2 हफ्ता पहले भारत में, और जब वो भारत से एक फ्री ट्रेड एरिया पे, आप सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत फ्री ट्रेड एरिया पर काफी आगे बढ़ गया है और लगभग फाइनल दौर में है। तो यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूरोपियन यूनियन आज दुनिया का सबसे सशक्त संगठन है, प्लेटफॉर्म है। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कहा
कि भारत अगर इस आर्थिक मंदी के दौर में, दुनिया जब आर्थिक मंदी के चपेट में अगर बचा रहा, तो उसकी एक वजह है भारत की इंटरनल डिमांड। तो भारत में इंटरनल डिमांड है, इतना बड़ा मार्केट दुनिया के किसी देश में नहीं है। अमेरिका में डिमांड सेचुरेशन है, चाइना में स्थिति बदल रही है। ऐसे में भारत की इस क्षमता का एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश आ रहे हैं। तो भारत को भी मार्केट चाहिए अन्य देशों में। और इस क्रम में आप जानते हैं, विगत दिनों भारत ने कई छोटे छोटे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन देशों से कनेक्ट करना शुरू किया है। और इस कनेक्ट करने का जो आधार बनाया है वो यही कि सुरक्षा प्रथम है, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, किसी के साथ अपमानजनक शर्तें नहीं होंगी। फिर संवाद, यानी कि संवादहीनता न हो, हम संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। समृद्धि, रिश्तों का आधार परस्पर समृद्धि हो, परस्पर प्रॉस्पेरिटी हो, यह नहीं कि शोषण और एक्सप्लॉयटेशन हो। और संस्कृति और सभ्यता, यानी कि जो हमारी विरासत है, जैसा कि भारत सरकार कहती है, नारा है भारत सरकार का, स्लोगन है कि विरासत और विकास, यानी कि हमारी जो पुरानी जड़ें हैं उससे कनेक्ट करेंगे। आपको बताते चले कि दुनिया के तमाम देशों में जो अप्रवासी भारतीय रहते हैं, वह प्रतिवर्ष भारत को लगभग $70 बिलियन अपनी कमाई में से भारत को भेजते हैं। भारत के अप्रवासी भारतीय $70 बिलियन। अगर ये $70 बिलियन भेज रहे हैं तो ये भारत की इकॉनमी को बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहा है। तो भारत ने कहा कि हम विरासत के माध्यम से इन सबको जोड़ेंगे, और इसीलिए भारत ने इन अप्रवासी भारतीयों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं की घोषणा की है। तो एक चेंजेस है। और जो बड़े बड़े चेंजेस हैं उसमें क्या है, अब भारत ने अपने आप को इस तरह से बैलेंस किया है कि बहुत दिनों तक भारत इजराइल से दूर रहा। आप जानते हैं कि इजराइल भारत का एक मजबूत साथी रहा और हर समय भारत के सहयोग में खड़ा रहा। विगत दिनों भारत ने इजराइल के साथ अपने जो पारस्परिक रिश्ते हैं उसको बहुत मजबूत किया है। भारत पहले अरब कंट्रीज अप्रसन्न न हो जाएं, क्योंकि वो पेट्रोल और तेल सप्लायर कंट्रीज थे, ओपेक कंट्रीज जिन्हें बोलते हैं, वो ओपेक कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज नाराज न हो जाएं, इसलिए इजराइल से संबंध स्थापित नहीं करता था। लेकिन भारत ने विगत दिनों, विगत एक दशक में इजराइल के साथ काफी मजबूत रिश्ते स्टैब्लिश किए हैं। तो भारत इजराइल संबंध तमाम फील्ड में दिख भी रहा है, यह मजबूत हुआ है। इसके साथ एक और बात है, आज के समय दुनिया के सारे स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं, सारे भू राजनीतिवेत्ता कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे हॉट एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इस समय है, वह है हिंद प्रशांत। हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक का जो एरिया है, जहां चीन दखल दे रहा है, उस हेजेमनी को तोड़ना है। और भारत इस हेजेमनी को तोड़ने के लिए, इस सबसे महत्वपूर्ण हो रहे क्षेत्र के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है, जिसमें आप सब जानते हैं, जैसे बिम्स्टेक हो या क्वाड हो या ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सबसे विशेष रूप से वैयक्तिक रिश्ते हों, द्विपक्षीय संवाद हो, पूर्वी एशिया के देशों के साथ, जापान, कोरिया इत्यादि देशों के साथ संवाद हो, आसियान के साथ जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करना हो, इन सब पे भारत ने विशेष जोर, विशेष फोकस किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो एशिया पैसिफिक जिसे इसमें एक शिफ्टिंग और भी है, जो इंडो चाइना, हिंद चीन, इंडो चाइना जो प्रभाव क्षेत्र है, विशेष रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से, यहां भारत ने अपनी उपस्थिति मजबूत की है। तो आज हम कह सकते हैं कि भारत इन तमाम चेंजेस के साथ अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।